हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं स्वागत करता हूं आपका डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस में। आज हम केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन बनता है। अगर आपका एनडीए का पेपर देखें, सीडीएस का पेपर देखें तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। कभी एक क्वेश्चन, कभी दो क्वेश्चन, कभी तीन चार, कितने भी बन सकते हैं इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो आपका केमिस्ट्री में आता है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास एक मेन एरिया होता है एलिमेंट्स। कौन सा एरिया होता है दोस्तों? एलिमेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? तत्व। क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलते हैं तत्व। अब एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो एलिमेंट्स हमारे पास पहला होता है मेटल, ठीक, जिसको आप हिंदी में धातु बोलते हैं। दूसरा होता है आपका नॉन मेटल, जिसको आप हिंदी में अधातु बोलते हो। और तीसरा होता है मेटलॉइड्स, ठीक, जिससे आप उपधातु बोलते हो। तो यहां पर इसकी 3 कैटेगरीज होती, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल में बहुत सारे मेटल्स हैं, इसमें हमें जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट है आयरन, तो उसका मैं आपको लेक्चर बनाऊंगा और बताऊंगा पूरे डिटेल में, ठीक है। नॉन मेटल्स हमारे पास 20+ 20 से 30 के बीच नॉन मेटल्स हैं। इनमें से गैस फॉर्म में कुछ हैं, कुछ लिक्विड में है, कुछ आपका सॉलिड में है। इसमें लिक्विड फॉर्म में आपका ब्रोमीन पाया जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो लिक्विड फॉर्म में क्या पाया जाता है? मरकरी, ठीक है। तो हम मेटल्स का एक आइडिया देखेंगे, सब कुछ देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आज हम नॉन मेटल्स पर थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। नॉन मेटल्स में हमारे पास आज एक नॉन मेटल है कार्बन, और इस कार्बन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो आज का जो ये लेक्चर बेस है वो बेसिकली आपका किस पे बेस है? कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स। हम कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और देखेंगे कि इससे आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। बेसिक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि भाई यहाँ पर कार्बन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो कार्बन को पूरा हम समझते हुए, देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले टॉपिक का नाम है कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक, कार्बन तथा उसके समस्थानिक। समस्थानिक की अगर हम बात करते हैं तो समस्थानिक मतलब ऐसे एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिश्रण होता है। तो ऐसे एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो समान हो, लेकिन उसके अपरूप जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब सिस्टम में थोड़ा थोड़ा अंतर आके उसके अपरूप, उसी के जैसे अलग अलग रूप जो होते हैं उसको बोलते हैं अपरूप या एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं कि कार्बन क्या है, ठीक है। कार्बन इसको हम सी से लिखते हैं, कैपिटल सी से, ठीक है। इसका फॉर्मूला है C6C12। क्या फॉर्मूला होता है? 6C12। कार्बन को अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 14 में रखा गया है। कौन से ग्रुप में रखा गया है? ग्रुप नंबर 14 में रखा गया है, जिसको हम 4A से भी लिखते हैं। सेकेंड पीरियड, किस पीरियड में है? सेकेंड आवर्त या पीरियड में इसे रखा गया है, ठीक है। और ये जो उपवर्ग है, जो ग्रुप है आपका 4A का पहला एलिमेंट है, ठीक है। इसी के नीचे जो अदर एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। कार्बन परिवार के तत्व कौन कौन से कहलाते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। आपको ये समझ में आ गया है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 व परमाणु भार 12 होता है, ठीक है। इस परिवार के तत्वों में लेड को छोड़कर सभी के अपने अपरूप होते हैं। अपरूप मतलब एलोट्रॉप्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के रूप में ये पाया जाता है लेड को छोड़कर, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इन सब के अपरूप पाए जाते हैं, ठीक। कार्बन परिवार में क्या क्या आ रहा है मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है।
फिर आगे बढ़ते हैं। कार्बन की प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, या मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में कार्बन हीरा ग्रेफाइट कोयला के रूप में पाया जाता है, और संयुक्त अवस्था में कंबाइंड स्टेट में ये अपने ऑक्साइड, कार्बोनेटो, बाइकार्बोनेटो, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट और अदर्स कंपाउंड के साथ मिलकर पाया जाता है। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के शुद्ध रूपों में से एक है। ठीक है, जबकि कोयला, कोक, चारकोल कार्बन के अशुद्ध रूपों में आता है, मतलब इसमें अशुद्धियां ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द एलोट्रॉप्स, तो इसके कई सारे अपरूप पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन के अपरूप या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन विभिन्न अपरूपों में हीरा तथा ग्रेफाइट क्रिस्टलीय जबकि अन्य अक्रिस्टलीय है। मतलब इन दोनों का स्ट्रक्चर क्रिस्टल फॉर्म में होता है, बाकी नॉन क्रिस्टल होता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप या नॉन क्रिस्टलीय जो आपके एलोट्रॉप्स हैं वो अति सूक्ष्म क्रिस्टलीय कणों का विद्यमान होता है, जिन्हें हम आसानी से एक्स किरणों की मदद से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके जो एलोट्रॉप्स हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है, कोयला आता है, लकड़ी का कोयला, हड्डी का कोयला, काजल, कोक, गैस कार्बन, फुलरीन, ये सब इसके अंदर आते हैं। अब हमको एक एक करके इनको देखना है, इनको समझना है और देखना है कि एग्जाम में आपसे इसके यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए देखिए, ये सब इसकी स्ट्रक्चर है, मतलब इसको जब हम फाइन पार्टिकल्स को देखते हैं तो ये सब इसकी स्ट्रक्चर है। कार्बन चेन ऐसे पैक्ड होती है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं, ग्रेफाइट का आप देख सकते हैं, ग्रेफाइट इस तरीके से होता है। ठीक है, एमॉर्फरस कार्बन इस तरह से होता है। ठीक है, बंक बिस्टर, फुलरीन, फुलरीन का ये पूरा कंपाउंड है। कार्बन की नैनो ट्यूब ऐसे बनती है, नैनो डायमंड उसके ये हैं। ग्रेफीन का स्ट्रक्चर आपके पास ये है। ठीक है, नैनो फाइबर, नैनो आइंस और नैनो फाइबर्स, ये सब कार्बन के एक तरह से एलोट्रॉप्स का इंटीरियर स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दो, और ये वीडियो की सीरीज एनडीए के लिए लगातार आपके लिए आती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, अब आते हैं आपके कार्बन के एलोट्रॉप नंबर 1, डायमंड। डायमंड हीरा सदा के लिए, है ना, बहुत बार सुना होगा। ठीक है, ये कार्बन का सबसे शुद्ध और क्रिस्टलीय रूप होता है। ठीक है, प्रकृति में सिर्फ मुक्त अवस्था में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। या किस पत्थर से मिलता है, किम्बरलाइट पत्थर से मिलता है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना बच्चों, है ना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। किस पत्थर से मिलता है, किम्बरलाइट पत्थर से मिलता है। पदार्थों में सबसे ज़्यादा कठोर होता है, सारे पदार्थों में सबसे कठोर यही होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक, इसलिए इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, रॉक्स, चट्टानों में छेद करने के लिए। ठीक है, कांच काटने के लिए, टंगस्टन का तार बनाने में प्रयुक्त होने वाली डाई बनाने के लिए, काटने और वाले कठोर औजारों में धार लगाना तथा कठोर सतह पर पॉलिश करने के लिए अपघर्षक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। किसका, डायमंड का। डायमंड आप देख सकते हैं। ठीक, ये तो डायमंड के बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इसका डेंसिटी और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसकी डेंसिटी 3.51 होती है और मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत ज़्यादा होता है, 3843 केल्विन। ठीक है, यह हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का बैड कंडक्टर होता है, कुचालक। क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। रासायनिक रूप से यह लगभग अक्रिय होता है, मतलब ये नॉन रिएक्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जब हम इसको 900 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर देते हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है
और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के मिश्रण से 200 डिग्री सेल्सियस पर यह धीरे धीरे ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये कब हाई टेम्परेचर पे ये थोड़ा सा दिक्कत कर लेता है, ठीक। इसके बाद अगर हम इसमें बात करते हैं, ठीक है, इसकी कठोरता के कारण इसकी विशेष त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना है। मतलब इसकी जो अंदर जो सॉलिड फॉर्म है वो इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp3, ठीक है। शुद्ध हीरा पारदर्शी व रंगीन होता है। विभिन्न कणों पर इस प्रकार से काटा व तराशा जाता है कि इसके द्वारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब आप हीरे को अलग अलग एंगल पे नचाते हो तो वो चमकता हुआ प्रतीत होता है बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या एक चमकदार आकर्षक लगने लगता है। तो ये इसकी खासियत है, ठीक है। कुछ अशुद्धियों की उपस्थिति में कारण कुछ हीरे रंगीन हो जाते हैं। काले रंग के हीरे को बोर्ड कहा जाता है। तो बोर्ड किसे कहा जाता है, द ब्लैक कलर डायमंड इज नोन एज बोर्ड। यह ना तो किसी द्रव में घुलता है, ना ही किसी अम्ल या क्षार से संचारित होता है। एक्स किरणें इसमें आसानी से पार निकल जाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह ग्रेफाइट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ग्रेफाइट। रंगीन हीरे को तराश कर आभूषण बनाया जाता है। तो हीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब हीरे के बाद आते हैं ग्रेफाइट पर। ग्रेफाइट एक अनयूजुअल कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है। यह हीरे की तरह मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो क्रिस्टल होता है वो हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है, हेक्सागोनल, जिसके प्रत्येक शीर्ष पर एक कार्बन परमाणु होता है। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन होता है लेकिन sp3 टाइप का नहीं होता है, ठीक है। जिसके कारण इसकी संरचना समतलीय प्लेन होती है। हीरे के विपरीत यह मुलायम तथा विद्युत का ऊष्मा का सुचालक गुड कंडक्टर होता है। हीरा सॉलिड होता है तो ये सॉफ्ट होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। इसे विद्युत का सुचालक होने के कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन के जो कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इसके विभिन्न परतों के बीच दुर्बल इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, जो कि विभिन्न परतों के बीच उपस्थित दुर्बल वंडरवॉल बन के कारण होती है। और इसी के कारण ग्रेफाइट नरम और स्नेहक होते हैं। तो इनके स्नेहक या नरम होने की वजह मैंने आपको बता दी। इसका जो डेंसिटी होता है वो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, पर इसको एसिड इस पर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। किसके ऊपर, ग्रेफाइट के ऊपर, ठीक है। जब हम इसको 300 डिग्री सेल्सियस के हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर क्या करते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये डायमंड में बदल जाता है, ठीक है। देखो दोनों एक दूसरे में बदल रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। इसका रंग काला भूरा होता है और ये अपारदर्शी होता है, जिससे कागज पर रगड़ने पर काला निशान बन जाता है। इसके कारण ये पेंसिल की लेड इसी से बनाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेड पेंसिल में कितने परसेंट लेड होता है, 0%। लेड मतलब होता है उसकी नोक, ठीक है। लीड, लेड जो भी आपको दिया जाए तो इसे याद रखिएगा, लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो आप देखते हैं, जो आपकी पेंसिल की नोक होती है, पेंसिल के अंदर जो लेड भरी होती है, लीड, वो लीड जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक लेड। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। हवा में गर्म करने पर यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अगर हम इसे हवा में गर्म करेंगे तो ये जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। अधातु होने के बावजूद भी इसमें चमक होती है, धात्विक चमक होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट है चीज़ है, इसे ध्यान रखिएगा।
इसका उपयोग इलेक्ट्रोड तथा कार्बन आर्क बनाने में होता है। उस ताप पर ये सह क्रूसल बल या रिफ्रैक्टरी क्रूसिबल्स बनाते जाते हैं, जिस धातु और उनके अयस्क को गलाया जाता है। रंग तथा पेंसिल की लीड बनाने में इसका काम यूज होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुष्क स्नेहक के रूप में मशीनों में प्रयोग किया जाता है। स्नेहक पदार्थ वे होते हैं जो दो सतह के बीच घर्षण को कम करते हैं ना। स्नेहक मतलब लुब्रिकेटिंग के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ये दो सतह के बीच के लुब्रिकेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसे कृत्रिम हीरा बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, फिर आता है कोयला। कोयला तो जानते ही हैं, यह जमीन के अंदर पाए जाने वाला हजारों वर्ष पूर्व जंतु वनस्पतियों और पृथ्वी के अंदर दब जाने का ताप दाब के फलस्वरूप कोयले में परिवर्तित होता है। इट इज एन फॉसिल फ्यूल। 4 प्रकार के होते हैं, एंट्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट एंड पील, है ना। इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, गैसीय ईंधन में, और सिंथेसाइटिक पेट्रोल बनाने में भी किया जाता है। ठीक, फिर आता है लकड़ी का कोयला, वुड चारकोल। वुड चारकोल की बात करें तो इसे अल्प वायु में, लकड़ी को अल्प वायु की उपस्थिति में जलाकर बनाया जाता है। इसमें 70% कार्बन होता है। यह भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। किस रूप में इस्तेमाल होता है, ईंधन, फ्यूल के फॉर्म में। ठीक है, और कीटाणुनाशक आदि रूप में भी इस्तेमाल होता है। ठीक, फिर आपका एक कोयला आता है हड्डी का कोयला, एनिमल चारकोल। ठीक है, ये हड्डियों के अवायु दहन द्वारा तैयार होता है। इसमें लगभग 10% कार्बन होता है। कितने परसेंट होता है, 10%, एकदम घटिया क्वालिटी। ठीक है, इसका प्रयोग कार्बनिक पदार्थ चीनी के विरंजक में किया जाता है, इसे याद रखिएगा। काजल, लैम्प ब्लैक और लैम्प चारकोल। कार्बन के किसी यौगिक को कम वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। जो ज्वाला के साथ कार्बन के कण निकलते हैं, किसी भी दिया सलाई बर्तन की सतह पर जमा करके बनाया जाता है। इसमें 95% कार्बन होता है। काला रंग, जूते की पॉलिश, पेंटिंग से आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। ऐसे तत्व जिनमें कार्बन पाया जाता है उनको जब आप वायु की उपस्थिति में जलाते हैं और उसका जला हुआ हिस्सा जब किसी बर्तन दिया पर क्या करते हो, रोक लेते हो, तो क्या होता है, पूरा काला पड़ जाता है, उसे बोलते हैं काजल। ठीक है, काजल में आपका हर कार्बनिक यौगिक में का काजल बन सकता है। फिर आता है कोक। काले रंग के कोयले को, है ना, बिटुमिनस को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने, इसके पर इसकी वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं। इसके बाद बचे हुए अवयव को कोक कहा जाता है। इसमें 80 से 85% तक कार्बन पाया जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में और इलेक्ट्रोड बनाने में होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, जलने पर यह बिना धुएं के जलता है, क्योंकि ऑलरेडी धुआं किसी भी कोयले में क्यों आता है, जल वाष्प, वाटर वेपर के कारण। अगर वाटर वेपर खत्म तो भैया वाटर वेपर की क्वांटिटी कम, तो इसका मतलब उसमें धुआं नहीं निकलेगा। ठीक है, गैस कार्बन। बिटुमिनस कोयलों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कुछ कार्बन के कण रिटार्ड की दीवारों पर जमा हो जाते हैं, जिसे गैस कार्बन बोलते हैं। इसमें 99% तक कार्बन होता है। तो भैया सबसे ज़्यादा कार्बन किसमें पाया जाता है, आपके पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका है, गैस कार्बन। अगर गैस कार्बन नहीं है तो काजल, है ना। इन दोनों में आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, लैम्प ब्लैक और गैस कार्बन दोनों शुद्धता अनुरूप है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, अक्सर आता है। ठीक है, नाम क्या है, फुलरीन। यह कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है, मतलब सॉलिड। इसके में 60 से 70 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। ये फुटबॉल जैसी आकृति का होता है और इसमें सबसे कॉमन है C16 फुलरीन। इसे बंक मिस्टर फुलरीन भी कहा जाता है। आप देख सकते हो, ये देखिए इसकी फुटबॉल रूपी संरचना आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो ये बंक मिस्टर फुलरीन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर के लिए इसकी बहुत उपयोगिता है। इसमें 38 फलक होते हैं, जिसमें 12 फलक पंचकोणीय व 26 फलक षटकोणीय होते हैं। पंचकोणीय मतलब 5 एंगल्स वहाँ पर होते हैं, षटकोणीय मतलब 6 एंगल होते हैं।
कार्बन के सभी अपरूप या एलोट्रॉप में यह सबसे अधिक अस्थायी और सबसे अधिक अस्थायी होता है। कार्बन के सारे एलोट्रॉप में सबसे अनस्टेबल ये होता है और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है। और ये एल्कलाइन मेटल या क्षारीय तत्वों के साथ इसके यौगिक उष्णतापीय अतिचालकता दर्शाते हैं। इसकी खोज किसने की? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। 1995 में स्मैली, क्रोटो और कार्ल्स द्वारा, ठीक है, राइस यूनिवर्सिटी के ये लोग थे, इन तीनों ने मिलकर इसकी खोज की थी। इसके लिए 96 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक, ये आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये फुलरीन है, फुलरीन कई सारे कार्बन की चेन को इंडिकेट कर रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो एक आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड्रोहेड्रल फुलरीन। ये दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, 167 मिलियन डॉलर पर ग्राम। ठीक है, 1985 में खोजा गया था। एंड्रोहेड्रल फुलरीन को एंड्रोफुलरेंस के नाम से जाना जाता है। यह फुलरेंस होता है जिसमें अतिरिक्त परमाणु आयन क्लस्टर पाए जाते हैं और ये सबसे महंगा होता है। इसका इस्तेमाल साइंटिफिक एरियाज में, इंडस्ट्रियल एरियाज में बहुत होता है। बहुत महंगा फुलरीन होता है ये, तो दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, 167 मिलियन डॉलर पर ग्राम। समझ सकते हैं आप लोग, 1 ग्राम इसका कितना महंगा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आते हैं कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब इसके भौतिक गुण। ये एक चतुस्संयोगी यौगिक होता है जिसकी परमाणु त्रिज्या 0.77 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इसका क्वथनांक 51,000 केल्विन व गलनांक 38,053 केल्विन होता है। यह जल में अघुलनशील होता है तथा ऊष्मा वैद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट और गैस कार्बन को छोड़कर ये दोनों इसके अपरूप ऐसे हैं जो अपवाद प्रदर्शित करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये उदासीन प्रकृति का होता है, इसका जो न्यूट्रल नेचर होता है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की 4 संख्या होती है, 1s2, 2s2, 2p2, ये सब इसकी संरचना में आता है। ठीक, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो मेटल से ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके कार्बाइड बनाता है और इसके अंदर ऑक्सीडाइजेशन प्रॉपर्टीज भी होती है। अधातुओं से उच्च ताप पर यह अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, नॉन मेटल के साथ भी आपका अलग अलग कंपाउंड बनाता है। कार्बन के प्रत्येक अपरूपों को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा कम ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। मतलब कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबंशन की बात होती है। अधिकांश धातु ऑक्साइड का उच्च ताप पर कार्बन द्वारा धातुओं में अपचयन होता है। अक्सर आपके पेपर में आता है, ये याद रखिएगा, ये पूछी जाती है रिएक्शन। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अम्लों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाता है। ठीक है, समूह 14 के सभी तत्वों में श्रृंखलन कैटिनेशन का गुण मिलता है, परंतु कार्बन में यह गुण सबसे अधिक मिलता है क्योंकि सहसंयोजी बंध द्वारा समान परमाणुओं के आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का रिंग बनाने की ये क्षमता रखता है। और कार्बन की उस श्रृंखला प्रवृत्ति कारण उच्च अपबंध ऊर्जा है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी इसकी मैक्सिमम होती है। इस कारण कार्बन के परमाणु काफ़ी बड़ी संख्या में एक दूसरे के साथ सहसंयोजी बॉन्ड बनाते हैं। ये कारण है कार्बन के सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं। तो कार्बन के जो बहुत सारे यौगिक एक साथ मिलकर बहुत बड़ी संरचना बनाते हैं, उसकी मेन वजह है उसकी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। कार्बन परमाणु आसानी से बंध बनाते हैं, उनमें से एक ही आणविक सूत्र को एक से अधिक भिन्न यौगिक बन सकते हैं। इस प्रकार कार्बन यौगिक एक दूसरे को समावयी आइसोमर तथा इस घटना को समावयता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। ब्यूटेन के 2 समावयी है जिसे नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन कहा जाता है।
तो ये सब थोड़ा सा स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में आते हैं, आप जानते ही होंगे। कार्बन के दो ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन और कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। इट इज ऑफ एसिडिक नेचर एंड इट इज न्यूट्रल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जो होते हैं मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वर अनइक्वल बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वर इक्वल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज वर इक्वल। दोज एलिमेंट आर नोन एज आइसोटोप्स। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इसमें कार्बन 12 सबसे ज़्यादा स्टेबल है और ये सबसे ज़्यादा पाया भी जाता है और इसको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली है। इसमें कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका इस्तेमाल जो आपके मृत कार्बनिक वस्तुएं होती हैं, ओल्ड फॉसिल्स या जीवाश्म मिलते हैं, उनको चेक करने में, उनकी रेडियो डेटिंग करने में काम आता है, ठीक है। कार्बन के 2 और रेडियोधर्मिक समस्थानिक C15 C16 भी खोजे जा चुके हैं, ठीक है। ये भी रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा आज का पूरक। कार्बन और उसके एलोट्रॉप्स को हमने देखा। मैंने कोशिश करी कि मैंने कार्बन की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको सामने दे दूं। इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप हमारे डिकोड एग्जाम डिफेंस के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिए। पेपर की डेट नज़दीक है, ठीक है, सितंबर 5 को पेपर है, तो भैया बिना लेट करे लगे रहो, डटे रहो। जय हिंद।